7 अगस्त का। आज हम इंडियन एक्सप्रेस देख लेते हैं थोड़ा सा। तो एक गवर्नमेंट ने एक डीप टेक फंड बनाया था, ये जो एडवांस टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको प्रमोट करने के लिए। तो उस स्कीम के अंतर्गत कौन सी कंपनीज को प्रमोट किया जाएगा, सब्सिडी वगैरह दी जाएगी, पैसा दिया जाएगा टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए। तो जिस पैनल ने ये सिलेक्शन किया कंपनीज का, उन्हीं कंपनीज को ठेका दिया गया है। ठीक है ना, मतलब जिस उस पैनल में जो लोग थे, उनकी कंपनीज या उनसे रिलेटेड कंपनीज को ही वो ठेका दिया है। ठीक है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए ये अच्छा एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि हेडलाइंस में आया हुआ है। तो एग्जामिनर्स अगर इसको फिर पढ़ ही लेंगे तो ठीक रहता है ऐसा बोलना। ठीक है ना, मेंस में या इंटरव्यू में कहीं बोल सकते हो, यू कैन गिव इट एज अ गुड एग्जांपल। गुड समैरिटन्स, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग रील बनाते रहते हैं या चुपचाप निकल जाते हैं वहां से, हेल्प कोई नहीं करता है। हेल्प नहीं करने का एक तो मॉरल रीजन है, इमोरल रीजन है कि लोग को परवाह ही नहीं है। दूसरा रीजन ये होता है कि कुछ लोग हेल्प भी करना चाहते हैं बट उनको लगता है यार कौन पुलिस के झंझट में पड़े। ठीक है ना, मैं इस बंदे को हॉस्पिटल लेके जाऊंगा तो हॉस्पिटल वाले मेरे से 10 सवाल करेंगे, मेडिको लीगल केस बनेगा, पुलिस वाले आएंगे, फिर बार बार परेशान करेंगे, कोर्ट जाना होगा, थाने जाना होगा, है ना। तो इस वजह से लोग हेल्प नहीं करते। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेव लाइफ फाउंडेशन केस 2016 में कहा था कि लोगों को हैरेस ना किया जाए। एंड उसके तहत फिर सरकार ने 2019 में जब मोटर व्हीकल्स एक्ट अमेंड किया था, तो उसके सेक्शन 134 में ये चीज लिख दी थी कि हाँ भाई लोगों को इस तरह से परेशान ना किया जाए। ये तो हो गया लॉ। लेकिन किसी चीज को प्रमोट करना है तो उसके लिए सरकार स्कीम लाती है। तो सरकार 2021 के आसपास एक स्कीम लाई थी, गुड समैरिटन स्कीम। उसके अंतर्गत अगर कोई बंदा इस तरह से किसी रोड एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प करता है तो उसको कंपेंसेशन मिलेगा 5,000 रुपए का। पिछले साल इसका नाम बदल के राह वीर स्कीम कर दिया गया था। अब ये कंपेंसेशन 25,000 रुपए हो गया है। राइट। जब भी कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो कोशिश की जानी चाहिए कि विद इन 1 आवर उस बंदे को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाए। अगर आपने वो पहला 1 घंटा खो दिया तो उसके बाद जनरली जो फेटल इंजरीज होती है उनमें फिर बचने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं, क्योंकि ब्लड लॉस वगैरह काफ़ी हो जाता है। वैसे तो ये होता है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप बंदे को लेके जाओ, बट गोल्डन आवर जनरली 1 आवर कहते हैं। राइट। बाकी प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो तो इंजरी पे डिपेंड करेगा ना, कि इंजरी किस तरीके की है। नेशनल हैंडलूम डे, इस पे तो यूपीएससी ने 2 साल पहले क्वेश्चन भी पूछा था कि ये 7 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त 2000 सॉरी 2000 कह रहा हूँ 1905 को हमने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करी थी। ठीक है। तो ध्यान रखो, हैंडलूम मतलब जो हाथ से बन रहा है कपड़ा, ना कि पावर लूम से। अगर बिजली से ऑपरेट हो रहा है तो पावर लूम हो गया, अगर आप हाथ से बना रहे हो दैट इज हैंडलूम। ठीक है। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है मेरी, नेशनल हैंडलूम डे का ये ऐड दिया हुआ है, ठीक है ना, फोटो वगैरह अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर दे देते, ठीक है ना, तो डेट लिख देते कम से कम। पूरा आर्टिकल में डेट कहीं नहीं लिखी हुई, बस आपको एज्यूम करना है कि आज का अखबार है तो आज ही होगा ये। मतलब डेट डे को क्यों बनाते हो, इसलिए ना कि उसका हिस्टोरिकल रीजन समझ पाओ, लोगों को कोई चीज बता पाओ। तो कुछ इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन के लिए बड़ा जैसा मैप बन रहा है, हाँ सुंदर लग रहा है, फोटो वोटो लग रही है, सब बढ़िया लग रहा है भाई। काम की चीज थी वो तो हो ही नहीं, बाकी सब हो गया। कौन बदलेगा? आप ही लोग बदलोगे यार, और कौन बदलेगा? और उसके लिए ना घुसने की जरूरत नहीं है सिस्टम के अंदर, बाहर से भी कर सकते हो। छोटे सा ट्वीट कर दो, लाखों लोग पढ़ रहे हैं, लाखों कॉकरोचेस पढ़ाई कर रहे हैं 2-4 हज़ार ने भी अगर ट्वीट कर दिया कि ये चीज मुझे गलत लग रही है। अखबार उठाओ रोज, जो आपके मन में आए, आपके जो थॉट्स हैं अखबार के बारे में, न्यूज के बारे में, उसको लिख दो। हर रोज अखबार पढ़ते हो, हर रोज थॉट्स आते हैं आपके अंदर, जो है इसको लिख लो। एक कल्चर बन जाएगा कि इंडिया के जो यूथ है ना, अपनी बात को मीडिया पे, सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस करते हैं। सोशल मीडिया सिर्फ ये बकैती काटने के लिए नहीं है। सिंपल, छोटी सी बात है यार, इसमें क्या है। मन की बात हर कोई कर सकता है। राज्यसभा क्लियर्स अप्रोप्रिएशन बिल फॉर 54,000 करोड़ रुपीज। ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। पहली बात ये कि किसी भी साल, देखो, हम लोग पैसे जमा कराते हैं सरकार के खाते में, टैक्स पे करते हैं, सरकार के अपने अलग रेवेन्यूज भी होते हैं। अब उस पैसे को खर्च कैसे करना है उसके लिए पार्लियामेंट कानून बनाती है, कानून के थ्रू ही पार्लियामेंट वो सरकारी पैसा निकाल सकती है। ठीक है। उसके लिए सरकार हर साल बजट लाती है कि भी हमारा टारगेट है अगले साल हम इस तरीके से खर्चा करेंगे, इतनी हमारी आमदनी होगी। अब बजट कई बार एक्सीड हो जाता है, कि आपने बजट बनाया था ₹A का, खर्च हो गए ₹B। तो उसके लिए बाद में अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है, यानी कि जो आपने एक्सेस खर्चे कर दिए थे
आपको अलाउड होता है एक्सेस खर्चे करना, तो उसके बाद उसको एटलीस्ट आप बाद में बिल लाके उसके अप्रोप्रिएशन बिल लाते हो उसके लिए। तो 2022-23 वाले फाइनेंशियल ईयर में जो एक्सेस खर्चे हुए थे 54,000 करोड़ रुपीस के, जिसमें से मेनली रेलवेज के लिए खर्चा हुआ था काफी ज्यादा, तो उसके लिए सरकार बिल लाई है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एज पर आर्टिकल 114 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने हैं तो वो पार्लियामेंट की अप्रूवल उसके लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो अप्रोप्रिएशन बिल बाद में लाया जाता है जनरली जब खर्चा हो चुका होता है। एंड ये जो सॉरी मतलब एप्रोप्रिएशन बिल का सॉरी ये मतलब नहीं है कि बाद में ही लाया जाएगा। एप्रोप्रिएशन बिल का सिंपल सा मतलब है कि आपको पैसे निकालने की अनुमति मिल रही है, राइट। ये एक तरह का मनी बिल होता है। मनी बिल आर्टिकल 110 में डिफाइंड है। ठीक है, और जो एक्सेस ग्रांट वाली बात है, ठीक है ना, एक्सेस ग्रांट वाली बात आर्टिकल 115 में दी हुई है। और ये एक्सेस ग्रांट कब अप्रूव होती है? जब पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उस चीज को एनालाइज कर लेती है। सीएजी की रिपोर्ट आती है, सीएजी की रिपोर्ट को पीएसी एनालाइज करती है, उसके बाद सरकार फिर ये नया बिल लाती है एक्सेस ग्रांट को ओके करने के लिए। ठीक है, तो दो आर्टिकल ध्यान रखने हैं, तीन आर्टिकल। 110 मनी बिल के लिए होता है, अप्रोप्रिएशन बिल एक तरह का मनी बिल है, एंड 114 कहता है कि आपको सीएफआई से पैसा निकालना है तो कानून बनाना होता है, एंड पीएसी उसको एक बार पहले स्क्रूटनाइज करती है। आर्टिकल 115 एक्सेस ग्रांट अलाउ करता है। केन बेटवा प्रोजेक्ट। केन बेटवा प्रोजेक्ट वैसे तो बढ़िया प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोजेक्ट 100% बनना चाहिए। काफ़ी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, नो डाउट, बट नेगेटिव इम्पैक्ट्स को इग्नोर ना करके हमें उनको एड्रेस करना चाहिए, वो बेस्ट तरीका होता है। ठीक है ना, अभी आपने देखा वो काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, एंड एक बार ये वीडियो देख लेना इंस्टाग्राम वाली, तो काफ़ी सही वीडियो है ये, बहुत छोटी सी लेकिन बहुत प्यारी वीडियो है। ये मध्य प्रदेश है, ये बेटवा नदी जा रही है इस तरीके से, ये केन नदी जा रही है इस तरीके से, और ये जा रही है यमुना। तो ये दोनों नदियां मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होती हैं, केन एंड बेटवा दोनों मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होती हैं, नॉर्थ की तरफ जाती हैं, एंड अल्टीमेटली दोनों की दोनों यमुना से मिल जाती हैं। अब जो कैनल है वो यहाँ पे बन रही है, ठीक है ना, तो काफी हद तक कैनल जो है आपकी मध्य प्रदेश के अंदर ही है, ऑलमोस्ट पूरी तरीके से। बस ये थोड़ा सा झांसी वाला इलाका आ रहा है यूपी का, अदरवाइज मेनली एमपी से ही जा रही है। ये पन्ना टाइगर रिजर्व का बहुत बड़ा हिस्सा इसे इनंडेट हो जाएगा। तो कंपेंसेशन में बहुत ज्यादा गलत हो रहा है लोगों के साथ, तो उसके ऊपर एक छोटी सी रील है। गोवर्धन। गोवर्धन क्या चीज है? गोवर्धन से आप सोचोगे ये सिर्फ गोबर को गैस बनाने के लिए है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, चाहे वो म्यूनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट हो, ठीक है ना, चाहे वो कहीं का भी कुछ भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, कैटल डंग, एग्रीकल्चरल वेस्ट है जिससे बायोगैस बन सकती है, उन सभी को इंक्लूड करता है। ये स्कीम सरकार ने 2018 में लॉन्च करी थी। तो बेसिकली 1981 से हमने लॉन्च किया था नेशनल बायोगैस एंड मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम। इससे पहले भी लोग बायोगैस बनाते थे, इट्स जस्ट दैट उसको प्रमोट करने के लिए हमने 1981 में प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसके तहत हम धीरे धीरे और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते रहे, टेक्नोलॉजीज इंप्रूव करते रहे, अवेयरनेस बढ़ाते रहे। ठीक है, तो वो चीजें बढ़ती रही। अल्टीमेटली 2018 में हमने एक नया स्कीम लॉन्च करी, गोवर्धन, एंड अब 2026 में हमने इस स्कीम को थोड़ा और बढ़ाया है। सारी स्कीमें जब भी लॉन्च होती हैं तो बंद होने के लिए नहीं होती हैं, स्कीमें बढ़ने के लिए होती हैं, उनको रिवीजन किया जाता है टाइम बाय टाइम। तो अभी 2026 में हमने स्कीम को दोबारा रिवाइज किया है, लेकिन पीआईबी ने वर्ड्स यूज करे हैं, कैबिनेट अप्रूव्स दिस स्कीम। इंडियन एक्सप्रेस ने भी ऐसी बोल दिया कि कैबिनेट ने इसको अप्रूवल कर दिया गोवर्धन का। तो आप ये सोचोगे कि गोवर्धन स्कीम 2026 में लॉन्च हुई है, 2026 में लॉन्च नहीं हुई है, ये 2018 में लॉन्च हुई थी। गोवर्धन कब लॉन्च हुई थी? 2018 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, अब सरकार ने क्या किया है, इसको एक्सपैंड किया है, एंड सरकार ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स को कुछ टारगेट दिया है। आपके घर में पाइप्ड नेचुरल गैस आती है, और ये जो सीएनजी स्टेशन में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और पूर्वांचल गैस लिमिटेड, ये लोग सीएनजी वगैरह सप्लाई करते हैं, तो इन कंपनीज को टारगेट दिया गया ब्लेंडिंग का, कि आप लोग जितनी भी नेचुरल गैस यहाँ पे सप्लाई करते हैं पीएनजी में, सीएनजी में, उसमें इतने इतने अपने ब्लेंडिंग करनी है बायोगैस की। ठीक है, अब बायोगैस क्या होती है? मान लो कोई कॉम्पोस्ट है, उसमें से मतलब कोई ऑर्गेनिक वेस्ट, उसमें से नेचुरली कुछ गैस निकल रही है, तो उस गैस में मीथेन और CO2 दोनों होती है, राइट। लेकिन हमारे काम की कौन सी है? हमारे काम की है मीथेन, क्योंकि जब मीथेन जलेगी तो उसकी अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो सीबीजी क्या है कि बायोगैस को हम थोड़ा सा प्योरीफाई करते हैं, उसके अंदर मीथेन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं ताकि कमर्शियली वो और ज्यादा वायबल हो। उसके बाद या तो आप उसको ब्लेंडिंग करके अपनी पीएनजी में भेज दोगे घर में, या फिर फ्यूल स्टेशन पे सीएनजी के थ्रू भेज दोगे।
ठीक है। अभी हमारी जितनी भी नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट है उसका 50% हम इंपोर्ट करते हैं, 50% हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए अभी जब संकट आया था हॉर्मोज वाला, जब एलपीजी की दिक्कत हो गई थी, तो एलपीजी क्या, पेट्रोलियम गैस, वो हम बहुत सारी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। 80-90%, 90% तक हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है पेट्रोलियम, राइट, एलपीजी एंड पेट्रोलियम। लेकिन जो नेचुरल गैस है वो तो 50% हम इंडिया में ही बना रहे हैं। सरकार के कहने पर उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं, उसमें तो इतना बड़ा इशू नहीं आ रहा था। तो इसीलिए सरकार ने पुश किया था कि एलपीजी को आप छोड़िए और फटाफट पीएनजी में, जितने लोग जहाँ पे पाइपलाइंस वगैरह आ रही हैं, आप फटाफट पीएनजी में शिफ्ट कीजिए, क्योंकि हमारे पास नेचुरल गैस की इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है जितनी बड़ी दिक्कत उस चीज की है। ठीक है, एलपीजी की। सब क्लासिफिकेशन इन एससी एसटी, ओबीसी में क्रीमी लेयर्स को रिजर्वेशन अलाउड नहीं होता, ये आप सबको पता है, राइट। अब एससी एसटी में क्या होता है कि जो रिच एससी एसटी हैं वो ही बार बार उन फैसिलिटीज का, रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं। तो एससी एसटी में जो नीचे के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको भी आगे एक प्रेफरेंस मिलना चाहिए कंपेयर टू रिच एससी एसटी। ठीक है, तो इस सब क्लासिफिकेशन कहते हैं इस चीज को। ओबीसीज में हालांकि क्रीमी लेयर को बेनिफिट नहीं मिलता, उसके बाद सब क्लासिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके लिए सरकार ने रोहिणी जस्टिस जी रोहिणी कमीशन बनाया था काफी टाइम पहले, 2018 में मेरे ख्याल से। उसका फाइंडिंग्स यही है कमीशन की कि ओबीसीज में भी बहुत सारे ऐसे ओबीसीज हैं जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट ना के बराबर मिल रहा है। जो टॉप ओबीसीज हैं वही बार बार सारा रिजर्वेशन ले जा रहे हैं। तो सब क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, ताकि रिजर्वेशन वाली जो फैसिलिटी है, सरकार की जितनी स्कीम्स हैं, जो भी फैसिलिटीज है रिजर्वेशन वाली, वो ठीक से लोगों को पहुंच पाए। जिसको ज्यादा जरूरत है उसको पहले मिले, जिसको कम जरूरत है उसको बाद में मिले। ठीक है, ये एक बात हो गई, ये एक मेन बात हो गई। दूसरी बात, अब एससी एसटी में क्या है, रिजर्व ये क्रीमी लेयर कंसेप्ट नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था कि क्या एससी एसटी में सब क्लासिफिकेशन की जा सकती है, कि आप गरीब एससी एसटी वर्सेस अमीर एससी एसटी में आप फर्क बना सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने दविंदर सिंह केस में कहा था कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कुछ डिमांड्स ये हो रही हैं कि इसमें भी वो क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट लाया जाए, ये एक चीज है। दूसरा चीज ये है, प्रपोजल ये है कि आप बेशक रिच एससी एसटी की रिजर्वेशन खत्म मत करो। कई लोग कहते हैं ना कि भी ओबीसी इज अबाउट बैकवर्डनेस, लेकिन एससी एसटी वाला स्टेटस जो है वो इनजस्टिस की वजह से है। बंदे के पास पैसा है तब भी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इसलिए आप रिच एससी एसटी को रिजर्वेशन से मत हटाओ, ये एक आर्गुमेंट आता है। तो उसका काउंटर आर्गुमेंट ये है कि आप बेशक रिच एससी एसटी को रिजर्वेशन देना बंद मत करो, उनको रिजर्वेशन देते रहो, लेकिन जब भी रिजर्वेशन मिले तो विद इन एससी एसटी गरीब एससी एसटी को प्रेफरेंस दो। अगर कोई गरीब एससी एसटी एलिजिबल नहीं है तो आप अमीर एससी एसटी को दो। रिजर्वेशन आपको देनी है एससी एसटी को, बिल्कुल दो, अमीर को भी देनी है, अमीर को भी दे दो, लेकिन प्रेफरेंस दो गरीब एससी एसटी को। तो उसके लिए आपको सब क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? सब क्लासिफिकेशन। तो इसमें एससी एसटी वाले सब क्लासिफिकेशन डिबेट में दो इश्यूज हैं। एक प्रपोजल है कि आप क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर दो, दूसरा है कि आप क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड मत करो, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर को, गरीब को प्रेफरेंस दो इन रिजर्वेशन कंपेयर टू द अमीर एससी एसटी। ठीक है, ये दोनों अलग अलग लीगल कंसेप्ट्स हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा था कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगी फिलहाल। अभी फिलहाल वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह एक्ट करेंगी, एंड सितंबर में वो लोग अपना नया इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे, क्या बोलती पब्लिक, जिसमें यूथ को एंगेज किया जाएगा। इंडिया का ग्लोबली इस समय सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारा यूथ, क्योंकि वी आर अमंग द यंगेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड, इवन हम चाइना से भी ज्यादा यंग हैं, राइट। ये अपने आप में एडवांटेज नहीं है, इस एडवांटेज को हमें मतलब यूज करना होगा बेसिकली। ठीक है, इसको यूज करोगे तभी एडवांटेज बनेगा ये, अगर हम इस यूथ पॉपुलेशन का सही इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो ये डिसएडवांटेज बन जाएगा। मुझे आजकल की रील्स देख के तो लग नहीं रहा कि हमारा यूथ एआई, डेटा एनालिसिस, इन चीजों के बारे में पढ़ रहा है। वो तो 1% यूथ पढ़ रहा है, 99% यूथ तो वही पुराने मुद्दों पे उलझा हुआ है, उसको उलझाया जा रहा है। यूपीआई लेवी कुड बी इंडियाज क्वाइट कंसेशन टू यूएस ट्रेड डिमांड्स। ओके, तो अभी तो यूपीआई फ्री है, राइट, लेकिन यूपीआई एंड रुपे कार्ड अभी तो फ्री है, लेकिन सरकार भी एक नया बिल लाई है, जिस बिल के तहत सरकार ये लिखित में लिख के दे रही है कि एक फ्रेमवर्क बना रही है, लीगल फ्रेमवर्क, कि जब मर्जी सरकार चाहे इनके ऊपर चार्जेस वगैरह लगा सकती है। तो ऐसे सरकार क्यों कर रही है? तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि यूएस को प्लीज करने के लिए, क्योंकि यूएस ने बोला कि ये जो वीजा और मास्टर कार्ड, जब ये कंपनीज के इनके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू जब हम पेमेंट करते हैं ऑनलाइन या कहीं पे शॉप पे, तो कुछ चार्जेस लगते हैं, लेकिन यूपीआई से पेमेंट करते हैं, रुपए से करते हैं, तो चार्जेस नहीं लगते हैं।
तो ये तो अनफेयर एडवांटेज हो गया बेचारे विदेशियों को। तो विदेशी कंपनीज को वही सारे रूल्स एंड सारी चीजें मिलनी चाहिए जो इंडियन कंपनीज को मिल रही हैं, दोनों में पैरिटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, ऐसे यूएस कहता है। और हमारी सरकार कह रही है यस सर, अभी हम कानून बना देते हैं। ये होता है कॉलोनियल कॉलोनियल माइंडसेट, गुलामी की मानसिकता। मार्को रूबियो यूरोप गया था एंड ओपनली उसने जस्टिफाई किया था कॉलोनियलिज्म को, दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाना, वो उसको जस्टिफाई कर रहा था मार्को रूबियो यूएस का। ठीक है ना। एंड हम लोग उसको प्रोटेस्ट करने की जगह ऐसी चीजों को ओके बोल देते हैं। तो आज की न्यूज में इतना ही। बाकी संडे को कोशिश करूंगा एक वीडियो बना दूं जिसमें पूरे हफ्ते का जितने भी मेंस पर्सपेक्टिव से न्यूज आर्टिकल्स हैं उन सबको कवर किया जाएगा। थैंक यू।